नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए इकोनॉमी से कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमी से एक या दो क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो हम हमारे 2 या 3 वीडियो लेक्चर इकोनॉमी पर बनाएंगे ताकि आपके वो 2 क्वेश्चंस के भी जवाब सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में इकोनॉमी से कुछ कंसेप्ट्स। देखिए यहाँ पे पहले हम तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है? आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है? तो इसका जवाब होगा 1 अप्रैल 1935 में हुई है। और कहाँ हुई है? तो कोलकाता में हुई है। ठीक है, इसे याद रख लेना है, इस पर एक आधा सवाल बन सकता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ करके, ऑसबॉर्न स्मिथ करके। और अभी जो हमारे पास गवर्नर है वो कितने, कौन कौन से गवर्नर है? 25वें गवर्नर है, और उनका नाम है शक्तिकांता दास। देखिए, रघुराम राजन थे अभी 23वें गवर्नर, 24वें आए थे उर्जित पटेल, अब वो भी नहीं है, तो ये 25वें गवर्नर आए हैं शक्तिकांता दास। तो इनको याद रखना है, इन पर क्वेश्चंस बन सकता है, करंट अफेयर में से भी बन सकता है या फिर इकोनॉमी से भी बन सकता है। तो आपको ये बेसिक चीजें हैं, ये याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये एनडीटीएल क्या होता है? ठीक है, तो एनडीटीएल का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं कि ये एनडीटीएल होता क्या है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती क्या है। तो देखिए, एक बैंक होता है, ये बैंक में सारे जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं, इसके डिपॉजिटर्स क्या करेंगे? इसमें अपना पैसा जमा कर देंगे बैंक में। और जब बैंक में पैसा जमा होता है तो ये जो डिपॉजिटर है वो एक दिन निकालने भी आएंगे अपना अपना पैसा। अब इसमें से कोई डिपॉजिटर होता है जो बार बार निकालने आता है, कोई होता है कि कुछ टाइम के बाद लेने आएगा। तो इससे बैंक में पैसा दो प्रकार से निकाला जाता है। तो एक होता है डिमांड पर निकाला जाता है, या फिर कुछ टाइम के बाद निकाला जाता है। तो जो डिमांड पर निकालेगा तो उसे बोलेंगे डिमांड लायबिलिटी, जो टाइम से निकालेगा उसे बोलेंगे टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो अब ये डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। ये जो डिमांड लायबिलिटी होते हैं ना, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना पैसा बार बार निकाले। जैसे कि इसमें आएगा कासा। कासा का मतलब होता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और होता है सेविंग अकाउंट। और इसमें एक चीज और भी आती है जो डिमांड ड्राफ्ट कहलाती है। तो ये सब आते हैं डिमांड लायबिलिटीज में। और नेक्स्ट होता है टाइम लायबिलिटी। इसमें पैसा रखा जाता है पर कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, और उसके बाद में उस पर ज़्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, तो टाइम लायबिलिटी में क्या आएगा? एफडी, आरडी। ये देखिए, ये फिक्स डिपॉजिट आता है इसमें, और आता है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। इसमें और भी आता है, जैसे कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं,
कैश सर्टिफिकेट, या फिर कोई स्टाफ होगा ना तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आता है कि भाई मैं भागूंगा नहीं, मेरा ये डिपॉजिट रख लो, तो वो भी रख देता है स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट करके। तो ये भी टाइम लायबिलिटी के साथ में ही कनेक्ट किया हुआ होता है। तो देखिए इसमें जो डिमांड लायबिलिटी है, जो भी आपका करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, तो इस पे आपको ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। आप देखते हैं ना, लोग ज़्यादा सेविंग में पैसा नहीं रखते हैं, उसको एफडी करा देंगे, आरडी करा देंगे। तो इसमें ज़्यादा पैसा, तो टाइम लायबिलिटी में और डिमांड लायबिलिटी में कौन बड़ा है? टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी में बड़ा है टाइम लायबिलिटी, इसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। तो आजकल तो लोग म्यूचुअल फंड इसमें पैसा डाल रहे हैं या फिर एसआईपी में डाल रहे हैं, पर ये इन दोनों में कंपेयर करके टाइम लायबिलिटी में ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि डिपॉजिटर्स आ रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक क्या कर रहा है, उनको डिमांड पे पैसे दे रहा है या कुछ टाइम के बाद दे रहा है। तो इन दोनों को माइनस करके बैंक में जो कुछ भी पैसा एट ए टाइम बच रहा है ना, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, और उसी जो बचे जो पैसा है कंटिन्यू जो बच रहा है बैंक में, तो उसे बोलते हैं एनडीटीएल। ठीक है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कितना है वो बैंक का, ठीक है, तो उसे मान के चलते हैं 100%। ठीक है ना, जो भी पैसा जा रहा है उसे छोड़कर बैंक में, ये जो एनडीटीएल कैलकुलेट किया जाता है ना, हर फोर्टनाइट पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वो फोर्टनाइट में जितना पैसा बैंक के पास बच रहा है उसे बोलते हैं एनडीटीएल, और उसे बोलते हैं 100%। ठीक है, तो आपको ये एनडीटीएल समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हमको समझ लेने हैं, एक एक करके समझते हैं। ये है सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। ये होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है ना, अब ये होता क्या है कैश रिजर्व रेशो? अब देखिए हमने देखा कि बैंक में क्या हुआ, एनडीटीएल हुआ। ठीक है, जो हमने हर फोर्टनाइट को फ्राइडे टू फ्राइडे फोर्टनाइट में कैलकुलेट किया, वो होता है बैंक का 100%। तो अब ये बैंक के पास पैसा है, तो आप ये पूरा का पूरा लोन में नहीं घुमा सकते या कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आरबीआई बोलता है कि पूरा नहीं देना है आपको, सिक्योरिटी के लिए कुछ साइड में रखना है। तो हम बोलते हैं आपको, हमें इतना इतना कैश रिजर्व रेशो के नाम के अंडर आपको इसमें से जो भी परसेंट है वो साइड में निकाल के रखना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, नाम में ही है कैश रिजर्व में रखना है, तो इसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, इसे रिजर्व ही रखना है। ठीक है, ये कैश में ही रखना है, इसे आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें कोई प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा, ये तो डेड मनी के जैसा हो गया ना, तो इस पर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा बैंक को, ये सिर्फ आपको साइड में रखना होता है सिक्योरिटी के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एसएलआर क्या होता है? ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये दोनों रेशो होते हैं। तो ये एसएलआर होता है, ये तो स्टैट्यूटरी है, वैधानिक है ये लिक्विडिटी रेशो। तो आप इसे कैसे रखोगे, ये भी आपको मतलब इन्वेस्ट नहीं करने होता है। आरबीआई बोलता है एसएलआर के नाम पर भी आपको साइड में पैसा रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे कैश में रखना है, तो यहाँ का पैसा आप कैश में रख सकते हो या फिर मोस्ट लिक्विड असेट में रख सकते हो। ठीक है, मोस्ट लिक्विड असेट के फॉर्म में रख सकते हो। मोस्ट लिक्विड असेट मतलब क्या? आपको ये पैसा जो है ना, तो आप ये गोल्ड में रख सकते हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है ना जिसे, तो उसमें भी रख सकते हो। लेकिन हाँ, आप इससे घर खरीद के नहीं रख सकते हो। ठीक है, वो मोस्ट लिक्विड असेट नहीं है। जैसे कि कोई इमरजेंसी कंडीशन आई, तो आप कहाँ घर बेचने जाओगे, कब पैसा लाओगे और इमरजेंसी सिचुएशन का क्या करोगे? तो इसीलिए मोस्ट लिक्विड असेट फॉर्म में ही रखना है, जैसे कि गोल्ड में या फिर
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो अब देखो यहाँ पे तो कैश में था, डेढ़ में पैसा पड़ा था, तो ये डेढ़ मनी हुआ, प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं हुआ। पर यहाँ पे अगर आपने ये कैश को गोल्ड में रखा तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे गोल्ड की कीमत मार्केट में बढ़ेगी तो इस पे आपको प्रॉफिट होगा। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, 8% ऐसा कुछ मिल जाता है, तो वो भी आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इसमें आपको याद रखना है CRR पर कोई प्रॉफिट नहीं होता है, SLR पर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों रेशो अच्छे से याद हो चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ लीजिए। जो पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं कर सकते वो रेशो के अंदर आया। CRR कैश रिजर्व रेशो, इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो लेकिन डेढ़ है तो नो प्रॉफिट। और SLR जो है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, इसके अंदर आपको मोस्ट लिक्विड एसेट के फॉर्म में पैसा रखना है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है OMO। तो ये जो OMO है ना, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा रिलेटेड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के खरीदी बिक्री पर। ठीक है, तो इसका परचेस और सेल जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, उसे क्या बोलना है? OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्यों चलता है? देखो, जब इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में गवर्नमेंट के पास पैसा कम गिर जाता है, उनको पैसा वैसा लाना होता है, जैसे स्कीम निकालते हो आइन इलेक्शन के मुंह पर, तो वो सारा पैसा उनको मैनेज करना होता है। तो पैसा नहीं है तो ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बना देंगे, कुछ पेपर बना लेते हैं बॉन्ड पेपर के जैसे, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बन जाती है। तो वो देते हैं RBI के लिए, RBI के पास, और RBI को बोलते हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच दो और हमें पैसा ला करके दो। तो फिर RBI क्या करेगा? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने जाता है जो भी कमर्शियल बैंक्स है उनके पास में, जैसे SBI के पास में अगर RBI चला जाएगा तो फिर इसको बोलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले। तो इसको कंपलसरी नहीं होता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले। ठीक है, तो पर ये लेता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्यों? अगर हमारे जैसे लोग SBI के पास में चले गए कि हमें लोन चाहिए, तो SBI क्या बोलेगा हमें कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, फलाना सर्टिफिकेट लाओ, तो वो लाने में महीना तो चला ही जाता है। तो महीने भर के लिए SBI के पास तो पैसा पड़ा है, तो वो तो डेढ़ मनी है, तो वो डेढ़ मनी को SBI इन्वेस्ट कर देता है ये RBI से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद करके, क्योंकि उस पर उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसे खरीद लेते हैं। फिर अगर SBI को लोन देना है, उसको उसका पैसा चाहिए, तो फिर से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस कर दे के अपना पैसा ला लेता है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदी बिक्री होती है ना, उसी को OMO बोलते हैं। इतना समझ लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदी बिक्री होती है। नेक्स्ट चलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट के पास, अब ये बैंक रेट होता क्या है? तो ये जो बैंक रेट होता है ना, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने के लिए बनाया गया है। तो इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं रखना होता है, कोई गिरवी नहीं रखना होता है, नो कोलेटरल। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, कोई कोलेटरल रखना नहीं होता है। देखिए, ये तो कोई मेन टूल नहीं है। देखिए, हम जो ये सब देख रहे हैं ना, ये RBI के टूल्स है। वो महंगाई को काबू में लाने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काबू में लाने के लिए ये RBI के कुछ हथियार है, हम उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से ये एक हथियार है बैंक रेट। ये इतना महत्वपूर्ण हथियार नहीं है। इसको क्यों बनाया गया है? क्योंकि RBI के जो भी पेनल्टीज है ना, तो वो इस बैंक रेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कोई बैंक है, समझो SBI है, तो SBI ने कुछ गलती कर दिया तो उसको जो भी पेनल्टी करनी है वो बैंक रेट के हिसाब से, जैसे उसने गलती किया उसको बोलेगा 3% ऑफ बैंक रेट आपको पेनल्टी लगी। अगर उसने दूसरी बार गलती दोहराया तो बोलेगा 5% अब बैंक रेट का आपको
पेनाल्टी लगेगा, फिर गलती करेगा तो 10%, फिर गलती करेगा तो 15%। तो इस तरह से उसका पेनाल्टी बढ़ते जाता है। तो ये बैंक रेट के साथ में पेनाल्टीज एक्चुअली अटैच होती है। ठीक है, तो इसे ये भी याद रख लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने के लिए बैंक रेट है और इसमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है, नो कोलैटरल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एलएएफ। तो एलएएफ और ये जो एमएसएफ है ना, ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है। जैसे बैंक रेट अभी देखा लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये दोनों फंड होते हैं ना, एलएएफ और एमएसएफ, तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म अगर लोन देना है तो। अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो एलएएफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाएगा। तो इसमें आपको कोलैटरल रखना है, हाँ रखना है। क्या रखोगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हो इसमें कोलैटरल। लेकिन ये बात समझ लीजिए, हमने जो अभी जो सीआरआर और एसएलआर देखे थे ना, तो ये एसएलआर में से कुछ भी गिरवी नहीं रख सकते आप। ये सीआरआर और एसएलआर को छोड़कर जो भी आपके पास बचा है उसमें से आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखना है, ताकि आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिले। ठीक है, एसएलआर को इसमें आप गिरवी नहीं रख सकते हो, ये गिरवी अलग से जो पैसा बचा है उसमें से गिरवी रखना है। ठीक है, तो और ये एमएसएफ जो है ना, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसमें आपको परमिशन दी जाती है कि आपका जो एसएलआर का कोटा है ना, तो एसएलआर के कोटा में से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इस कोटा में से आप मतलब कोलैटरल रख सकते हो और पैसा शॉर्ट टर्म के लिए उधार ले सकते हो। तो ये जो परमिशन दी गई है आरबीआई के द्वारा, वो सिर्फ शेड्यूल्ड बैंकों को दी गई है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो ये शेड्यूल में जो भी बैंक है ना, तो पूरी लिस्ट होती है एक बैंक के लिए, उसमें जो भी शेड्यूल बैंक है तो उन्हीं को ये परमिशन दी गई है कि वो उनके एसएलआर कोटा में से कोलैटरल गिरवी रख के शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकता है। तो ये हुआ एमएसएफ और ये हुआ एलएएफ। इसमें एसएलआर में से आप कोलैटरल नहीं रख सकते, इसमें आप एसएलआर से कोलैटरल रख सकते हो। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, एलएएफ एंड एमएसएफ, ये दोनों फैसिलिटीज है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमें देखना है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो देखिए, ये जो रेपो रेट है ना, तो अगर समझो हमने कोई बैंक है जो आरबीआई से कर्जा ले रहा है, आरबीआई से कोई बैंक कर्जा ले रहा है, कोई भी बैंक समझो एसबीआई कर्जा ले रहा है, तो एसबीआई को इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसने कर्जा लिया तो ब्याज तो देना पड़ेगा आरबीआई को। तो ये जो भी ब्याज का दर होता है ना, इंटरेस्ट, तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, आरबीआई से उधार ले रहा है एसबीआई और उसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो परसेंटेज देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट का रेट जो भी है उसे रेपो रेट बोला जाता है। और ये होता है रिवर्स रेपो, इसके उल्टा, यहाँ से एसबीआई आरबीआई से कर्जा ले रहा है, यहाँ में एसबीआई आरबीआई के पास में पैसे को डिपॉजिट कर देगा। एसबीआई ने क्या किया? कर्जा नहीं लिया, अब पैसा डिपॉजिट किया आरबीआई में। अब पैसा डिपॉजिट कर रहा है तो उसको उसके ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा एसबीआई को फ़ायदा मिलेगा ना। तो वो जो फ़ायदा का दर होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो आरबीआई देने वाला है, उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसबीआई का नुकसान हो रहा है, उसको कर्जा फेडना है, और यहाँ पे उसको फ़ायदा हो रहा है, उसने डिपॉजिट रखा है तो पैसा कमा रहा है एसबीआई। तो जो भी परसेंटेज से कमा रहा है वो रिवर्स रेपो रेट, और जो भी परसेंटेज भर रहा है वो रेपो रेट। तो आपको ये पूरे टूल्स समझ गए होंगे। तो हम इसके ऊपर
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है वो एक चीज़ देख लेंगे, ताकि आपको इन सब का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये कंसेप्ट अच्छे से याद भी रह जाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स हमने पढ़े, जैसे सीआरआर पढ़ा, एसएलआर पढ़ा, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट मतलब इसमें रेपो रेट वो पढ़े हमने। तो ये बैंक रेट, ये मनी सप्लाई, तो ये सब चीज़ों को अब कैसे महंगाई को काबू में करना है वो देख लेते हैं। तो अब देखो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि हर किसी के जेब में बहुत सारा पैसा है। जैसे समझो कोई चीज़ मार्केट में आई है, हम समझ लेते हैं कि किसी को मोबाइल खरीदना है। अब मोबाइल की कीमत है समझो 10,000, पर हर किसी के जेब में पैसा है, हर कोई बोलेगा मुझे मोबाइल खरीदना है। तो पहला आदमी बोलेगा समझो मुझे 10,000 में मोरी मोबाइल चाहिए, पर वो मोबाइल खरीदने के लिए लाइन में 5 लोग खड़े हैं, मोबाइल एक ही है। तो फिर पहला बोलेगा 10,000 में खरीदूंगा, तो दूसरा क्या बोलेगा मैं 11,000 दूंगा मुझे दो दो, तीसरा बोलेगा मैं 12 दूंगा, 13 दूंगा, 14 दूंगा। तो सबके पास पैसा है ना, तो मोबाइल की कीमत तो वैसे ही बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि हर किसी के जेब में पैसा है। तो इन्फ्लेशन को, इस महंगाई को काबू करना है तो आरबीआई का क्या रोल होगा? आरबीआई के पास ये जो हथियार है ना वो यूज़ करेगा। तो वो क्या करेगा, सभी लोगों के पास जो पैसा है उसको अपने पास खींचेगा, तो होगा इन्फ्लेशन काबू में। अब देखिए आरबीआई कैसे खींच लेता है लोगों के पास में पैसे। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई उसका सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को बढ़ा देगा। ठीक है, अगर ये इसने बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो क्या होगा, जो भी बैंक में एनडीटीएल पड़ा है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, तो ये 100% है ना, तो इसमें से ये सीआरआर और एसएलआर को ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे समझो मानो पहले 10% रखना था, तो अब बोला समझो ये सीआरआर एसएलआर को मेरे को बढ़ा के 25% करना है। तो 25% रखा साइड में, तो बैंक को घुमाने के लिए कितना पैसा मिला, 75%। जो ब्याज पे देना है वो कितना है, 75% है। तो उसको 75% ही देना है, इन्वेस्ट करना है, लोन में देना है, तो वो इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा रखेगा एसबीआई लोगों को देते समय, क्योंकि उसके पास अब कम पैसा है ना घुमाने के लिए। तो उसका ब्याज का दर बढ़ा देगा, ब्याज का दर बढ़ाएगा तो लोग उससे लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो अपने आप लोगों के पास का पैसा कम हो जाएगा। तो ठीक है, इन्फ्लेशन काबू करने के लिए सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीदी बिक्री होती है। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, सबके जेब में पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एसबीआई को बेच देगा, और एसबीआई के पास जो भी पैसा है वो वो खुद लेके जाएगा, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देगा। ठीक है, तो ओएमओ को क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ओएमओ को बेचना पड़ता है आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई खुद जो कमर्शियल बैंक है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा और उनके पास जो भी पैसा है वो लेके जाएगा, ताकि लोन में घुमा ना पाए बैंक और लोगों के पास का पैसा कम हो जाए। फिर है पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट यानी हमारा रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट मतलब क्या, जब भी एसबीआई आरबीआई में से पैसा कर्जे में लेके जाए तो उसको ब्याज देना पड़ता है। तो अगर ब्याज का रेट बढ़ा दे, रेपो रेट बढ़ा दे, तो एसबीआई क्यों जाएगा आरबीआई के पास पैसा लेने के लिए, क्योंकि ब्याज दर तो ज़्यादा है। अगर गया भी तो ब्याज दर ज़्यादा होने के कारण जब भी लोन के लिए पैसा घुमाएगा तो उससे ज़्यादा परसेंटेज पर उसको घुमाना पड़ेगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मतलब देना पड़ेगा। तो लोग बोलेंगे इतना इंटरेस्ट रेट तो हम नहीं लेंगे, 14%, 18% तक का इंटरेस्ट कौन भरेगा, मैं नहीं लूँगा लोन। तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे, तो मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो पॉलिसी रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है बैंक रेट। अब ये जो बैंक रेट है ना, इसमें भी लोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये भी अगर इसका भी रेट अगर बढ़ा दे आरबीआई, तो जो भी छोटा बैंक है एसबीआई जैसे लेने आएगा, तो वो परसेंटेज से लेके गया, समझो 20% से लेके गया, तो मार्केट में 25% से वो लोन घुमाएगा।
तो लोग बोलेंगे 25% में मैं नहीं लूँगा, मैं क्यों लूँगा इतना ज़्यादा, तो वो नहीं लेता है, तो मार्केट में पैसा कम हो गया, तो इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा। नेक्स्ट है मनी सप्लाई। अब मार्केट में मनी सप्लाई तो पहले से ज़्यादा है, इसलिए तो इन्फ्लेशन बढ़ा, तो मनी सप्लाई को क्या करना है, कम कर देना है, तो इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा। और नेक्स्ट है मनी पॉलिसी। अब जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो भी मनी पॉलिसी रखनी होती है वो टाइट मनी पॉलिसी होती है, और उसको डियर मनी पॉलिसी बोलते हैं। एकदम टाइट होती है, मार्केट में पैसा ही नहीं आने देता है आरबीआई, तो उसको बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, तो इसके एकदम विपरीत है डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, वो भी देख लेते हैं। अब डिफ्लेशन क्यों होगा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जैसे मोबाइल है 10,000 का, लेकिन मानो जो भी लोग खड़े हैं उनके पास पैसे ही नहीं है, तो दुकानदार बोलेगा 10,000 में बेच रहा हूँ, तो पहला आदमी बोलेगा इतना पैसा तो नहीं है, 9,000 में बेच दो, मैं खरीद लेता हूँ। दूसरा बोलेगा 9,000, मेरे पास तो 9 भी नहीं है, मैं तो 8 ही दूंगा। तो अपने आप वो दुकानदार का मोबाइल सड़े सड़े मतलब रखे रखे सड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, ठीक है भाई मैं बेच देता हूँ इसे 9,000 में, तो वो 9,000 उसकी प्राइस को कम करेगा। तो ये डिफ्लेशन हो रहा है, तो इसे कंट्रोल करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा आना चाहिए, तो आरबीआई मार्केट में पैसा छोड़ेगा। आरबीआई मार्केट में पैसा कैसे छोड़ेगा, उसके हथियार यूज करके। तो उसकी ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स है ना, वो कैसे होते हैं, जो CRR SLR है उसको कम कर दो। मतलब जब यहाँ पे 25% बोला था रखो साइड में करके सिक्योरिटी पे, अब बोलेगा 4% रखना है, 10% रखना है, तो आरबीआई SBI को लोन में पैसा घुमाने के लिए ज़्यादा अमाउंट बचेगा, 80% 90% वो लोन में घुमा पाएगा, तो उतना वो उसका परसेंटेज जो है इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो काफ़ी लोग आएंगे लोन उठाने के लिए और वो मोबाइल खरीद लेंगे, तो इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदी बिक्री होती है। अब मार्केट में पैसा छोड़ना है आरबीआई को, तो ये क्या करेगा, जो भी एसबीआई के पास उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी थी उसको वापस से खरीद लेगा और एसबीआई के पास पैसा दे देगा। तो एसबीआई के पास पैसा आया तो वो लोगों को लोन में दे सकता है, ठीक है, और लोगों को लोन में दे सकता है तो माने इंटरेस्ट रेट कम रखेगा, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ओएमओ को इसमें बाय करना है, मतलब परचेस कर लेना है, ठीक है। पॉलिसी रेट जो रेपो रेट है उसको क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, जब भी एसबीआई कर्जा लेके जा रहा है आरबीआई से, तो रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट आरबीआई क्या कर रहा है, कम रख रहा है। चलो भाई मैं 10% से दे रहा हूँ आपको, तो एसबीआई भी लोगों को क्या करेगा, 11% से देगा लोन, तो लोग ज़्यादा लेंगे लोन, ठीक है, तो डिफ्लेशन काबू में आ जाएगा। तो रेपो रेट को क्या करना है, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए डिक्रीज करना है। नेक्स्ट है बैंक रेट। तो ये बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म लोन के लिए है, तो इसमें भी बैंक रेट को अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा तो एसबीआई लोन लेके जाएगी और कम इंटरेस्ट रेट से लोगों को देगी, तो लोग लोन उठाएंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, डिप्लेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मार्केट में क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेशन के टाइम पे बढ़ाना पड़ेगा, तभी डिफ्लेशन कंट्रोल में आएगा, तो मनी सप्लाई को बढ़ाओ। और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कौन सी मनी पॉलिसी यूज करनी होगी, इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी। इसमें पैसे को मार्केट में छोड़ना होता है, तो इजी मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो भी हमने पढ़े टूल्स, उनके रेट आरबीआई फिक्स करता है, तो ये रेट आपको पढ़ने हैं। ये देखो ये तो रिसेंट रेट बता रहा हूँ मैं, पर ये बाय मंथली बदलते हैं, तो आपको एग्ज़ाम के पहले जो भी रिसेंट वैल्यूज़ होंगे इनके वो भी रट करके जाना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आता ही है। तो अभी के जो रेट है वो मैं आपको बता दूं, जो CRR है कैश रिजर्व रेशो, जो साइड में रखने को बोला है 100% में से, तो वो कितना है 4%। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो भी आरबीआई ने बोला है बैंकों को इतना भी साइड में निकाल के रखना है, 90.50%, ठीक है। इस पे प्रॉफिट होगा क्या, CRR पे नहीं होगा, पर SLR पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये गोल्ड में रख सकते हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकते हो, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाता है इस पे। नेक्स्ट है रेपो रेट। तो एसबीआई ने अगर आरबीआई से कर्जा लिया तो आरबीआई जो भी इंटरेस्ट रेट रखता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, वो है 6.25%,
ठीक है। लेकिन अगर एसबीआई आरबीआई के पास में डिपॉजिट रखता है तो उसको जो इंटरेस्ट देता है वो कितना है, 6% है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। नेक्स्ट है बीआर यानी कि बैंक रेट। तो ये जो है लॉन्ग टर्म लोन के लिए इसमें कोई कोलैटरल रखना नहीं है, तो ये बैंक रेट कितना रखा है, 6.50%। तो ये हुआ बैंक रेट। इस पे तो पेनल्टीज अटैच होती है आरबीआई की बैंक रेट पर। नेक्स्ट है एमएसएफ, इसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो 6.50% है। ठीक है। अगर एसएलआर को आप इसमें कोलैटरल बोल के दे सकते हो तो वो एमएसएफ कहलाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये फैसिलिटी किसको दी गई है, सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को दी गई है। ठीक है दोस्तों। तो ये अब जब भी ये अपडेट हो जाएंगे बाय मंथली मनी पॉलिसी में, तो आपको इनके वैल्यू जो भी बदलेंगे वो आपको याद रखने हैं। अब ये डिसाइड कौन करेगा, शक्तिकांता दास डिसाइड करेंगे, जिनके अंदर में ये मनी पॉलिसी की एक कमेटी होती है, वो बैठकर विचार विमर्श करके शक्तिकांता दास फिर ये तय करेंगे कि क्या चेंज करना है क्या चेंज नहीं करना है। तो वो भी आप एक बार अपडेट कर लेना एग्ज़ाम के वक्त। हम भी आपके लिए एक छोटा वीडियो बना देंगे इनके रेट के लिए, तो वो वैल्यूज़ आपको याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों। तो इकोनॉमी के लिए हम और 1 से 2 वीडियो बना देंगे, जिसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट है जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आपके आपके गलत ना हो, आपके वो नंबर्स आपको मिल जाए, इसके लिए हम वीडियोस बना देंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है। थैंक यू।